है, आप देख रहे हैं हमारा सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम तू तू मैं। आगामी 25 नवंबर को राजस्थान में मतदान होने जा रहे हैं और हमारी नींव यही है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो और आप सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और इसी कड़ी में हम तमाम जनप्रतिनिधियों, तमाम जन सेवकों से आपको रूबरू करवा रहे हैं और आप द्वारा पूछे गए सवाल उनसे पूछ रहे हैं, उनके जवाब जान रहे हैं। तो आज हमारे साथ जो शख्सियतें हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, अपने अपने राजनीति की अखाड़ा में सभी महारत हासिल है। हमारे साथ है आज भारतीय जनता पार्टी से रविंद्र जी श्रीमाली, जनता सेना के प्रदेश समन्वयक मांगीलाल जी जोशी और कांग्रेस से दिनेश जी श्रीमाली। अब बात करें उदयपुर की, मेवाड़ की, तो ये भाजपा का गढ़ रहा है, तो सबसे पहला सवाल भी उनके प्रतिनिधि से करना बनता है। तो सबसे पहला सवाल रविंद्र जी श्रीमाली से करेंगे। रविंद्र जी भाई साहब, 4 बार से आपका विधायक है यहाँ पर, 6 बार से आपका बोर्ड है, क्या विकास और बाकी रह गया? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं। हमारे दोनों आदरणीय मांगीलाल जोशी और दिनेश जी भाई साहब, आपका भी स्वागत। जिस प्रकार का विकास इन 20 वर्षों में हुआ है और उससे 1994 से शहरवे के सर्वांगीण विकास में सभी बोर्डों ने काम किया है। जो मुख्य समस्या सामने आ रही है एलिवेटेड रोड की और सुगम यातायात, सर्वाधिक आज जनता इससे परेशान है और इसके समाधान के लिए अंडरपास और भी वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है। आपने देखा होगा एलिवेटेड रोड नहीं बना तो अपना रोडवेज डिपो के पीछे वाला जो राजस्थान एग्रीकल्चर कॉलेज की जो जमीन है, उसके लिए जब मैं नगर विकास प्रन्यास में अध्यक्ष था, मुआवजा राशि उनको देकर और ये प्रयास किया शहरवासियों के लिए एक वैकल्पिक मार्ग बनाकर यह प्रयास किया कि, और आज आप देख रहे हैं सर्वाधिक उपयोग उस सड़क का हो रहा है जो कुमारों के भट्टा तक निकल रही है। शहर के अंदर ऐसे बहुत सारे चौराहे हैं जिनको ठीक से कराकर सुगम यातायात हो और इसके लिए अधिकाधिक हमारे ये बसें कैसे चले, सिटी बसें ज़्यादा कैसे चले, साथ ही एलिवेटेड रोड, ओवरब्रिज, अंडरपास, ये जो कुछ चीज़ें हैं इसको लेकर शहर के विकास के अंदर पर काम कर सकते हैं। कुछ सुझाव भी आए थे, कुछ व्यवहारिक कठिनाई भी आ रही थी, लेकिन अब जहाँ पर ऐसी समस्या आ रही है समझ के साथ में मैं सोचता हूँ हमने प्लान किया है और आने वाले समय उस समस्या के समाधान के लिए भी कार्य होगा। गुरुजी 20 सालों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, 6 बार का भाजपा का बोर्ड है, क्या मानते हैं आप उदयपुर के विकास के बारे में? देखिए, विकास तो एक रूटीन का काम है जी, पर जितना भ्रष्टाचार पिछले 2-3 बोर्डों में नगर निगम में हुआ है शायद रिकॉर्ड तोड़ दिया है जी। काम की क्वालिटी सबसे घटिया। ये जो दावे कर रहे हैं वास्तव में रविंद्र जी, इन्होंने व्यक्तिगत तौर से कोई इंटरेस्ट लिया एक अलग विषय है, पर पार्टी का विजन जैसा विकास के बारे में होना चाहिए न तो यहाँ के विधायक का रहा और न किसी चेयरमैन या मेयर का रहा। यानी कुल मिलाकर के उदयपुर में नगर निगम का कार्यकाल ये 3 बोर्डों का जो भ्रष्टाचार से लिप्त और विकास की दृष्टि से गर्त में ले जाने वाला रहा है। और विधायक की उपलब्धि की रही बात, तो गुलाब जी की ऐसी कोई उपलब्धि उदयपुर शहर में नहीं है ले दे के वो गुलाब बाग या शौचालय पर भाटे लगाने का लाभ कोई काम नहीं किया। वो गिनाने के लिए कहते हैं कि मैं सुखाड़िया जी के सपनों को पूरा कर दूंगा, पर सुखाड़िया जी के एक सपने को उन्होंने पूरा किया है। सुखाड़िया जी चाहते थे कि बीजेपी को, जनसंघ को खत्म कर दूं, वो काम गुलाब जी ने जरूर किया है, ये उनकी उपलब्धि है जी। दिनेश जी साहब, आप बताइए, आप तो निगम में भी रहे हैं और एक बार चुनाव भी लड़ा है विधायक का आपने, क्या विकास की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के 4 बार विधायक रहे हैं, 6 बार बोर्ड बने, क्या विकास हुआ है? भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड और नगर के तत्कालीन जो एमएलए थे उन्होंने इस उदयपुर का सत्यानाश करने के अलावा कोई काम नहीं किया है। आप चारों तरफ देख लो, जैसे अभी रविंद्र जी कह रहे थे कि एलिवेटेड रोड, तो एलिवेटेड रोड पे रोक किसने लगाई थी? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। आज शहर का जो सत्यानाश हो रहा है ट्रैफिक के नाम पर,
वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी ने ही कोर्ट में रोक लगाई और ये एलिवेटेड रोड नहीं बनने दिया। साथ ही स्मार्ट सिटी के नाम पे जो भ्रष्टाचार हुआ है, नगर निगम ने जो भ्रष्टाचार किया है वो अकल्पनीय है। पूरे उदयपुर को इन लोगों ने नगर निगम और विधायकी के नाम पे अपोती समझ लिया है। ये लोग जानते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम करके हमारा बोर्ड भी बना लेंगे और हमारा विधायक भी जिता देंगे। परंतु इस बार जनता ये समझ चुकी है कि न तो आपका सनातन का कोई काम दिख रहा है, न विकास का कोई काम दिख रहा है, न हिंदू मुस्लिम पे वोट देने जा रही है जनता, विकास के नाम पे वोट देना जा रही है। जो पिछले 5 साल में अशोक गहलोत जी ने जो काम किया है, जो योजनाएं लागू की है, आम जनता को योजनाएं पहुंच रही है, उसका लाभ आम आदमी को मिल रहा है। इस प्रकार से हिंदू हिंदू करके वोट लाते हैं। हिंदू कांग्रेस में नहीं है, सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी के हिंदू सनातनी है। आज हमारा जो गौरव वल्लभ जी एमएलए के कैंडिडेट है, उन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि ज्यादा सनातनी हम कांग्रेस वाले हैं इन भारतीय जनता पार्टी वालों की बनिस्बत। जी रविंद्र जी भाई साहब, एक सवाल है कि गुलाब जी जब तक थे तब तो पैनल में उन्हीं का नाम रहता था, वो चुनाव लड़ते थे, मेवाड़ के क्षेत्र बड़े नेता हैं। अब उनके जाने के बाद में, सक्रिय राजनीति में छोड़ने के बाद में 35-36 नाम गए, वहां पे एक को टिकट मिल गया। जो विरोध सामने आया खुल के जनबल के साथ सामने आया, वो इतना बड़ा विरोध के सामने इतनी सारी बातें कह देना, क्या मानते हैं आप उसको? ये अंतर्कलह खत्म हुआ है या फिर वही बना हुआ है? देखिए, एक क्षणिक आवेश था जी। और आज आप देख रहे हैं सभी सभाओं के अंदर, सभी कार्यक्रम में संबंधित सभी लोग आ रहे हैं, सभी एकजुट होकर पार्टी का कार्य कर रहे हैं। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जैसा कि भाई हमारे दिनेश जी ने भी कुछ आरोप लगाए हैं, शहर के सर्वांगीण विकास के अंदर चाहे देवास द्वितीय हो, हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए नगर परिषद द्वारा 2 करोड़ रुपए देना, बायोलॉजिकल पार्क का निर्माण, बर्ड पार्क का निर्माण, बायोडायवर्सिटी पार्क, गोवर्धन विलास स्थित पन्नाधाय पार्क का निर्माण, पुरोहितों के तालाब का विकास। और आज आप उदय सागर पे आप जो देख रहे हैं, केवल पाल थी उसके पास में आज जो 70-80 लाख रुपए की लागत से जो कुछ विकास हुआ है, पर्यावरण की दृष्टि से हर क्षेत्र में काम हुआ है। और भाई एलिवेटेड रोड की जो बात कर रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने किसी प्रकार का अवरोध पैदा नहीं किया। कुछ व्यापारियों ने अपनी ओर से जो स्टे लाए थे। साथ ही साथ आपने देखा नगर विकास प्रन्यास में जब मुझे अवसर मिला तो भुआना से लगाकर बलीचा 14 किलोमीटर रोड को 20 करोड़ रुपए खर्च करा के उसको चौड़ा किया। 3 अंडरपास बने, महाबली पुरोहितों के महाबली के यहाँ पर, एकलिंगपुरा के यहाँ पर और गिरजा जी व्यास के पेट्रोल पंप के पास। खेल सुविधाओं के विस्तार की बात करें तो 28 हेक्टेयर जो भूमि पहले खेल गांव के पास थी, उसमें 28 हेक्टेयर और जमीन नगर विकास प्रन्यास में अध्यक्ष रहते हुए रामनिवास जी और हमने सबने मिलकर यह सुविधा खिलाड़ियों के लिए और खेल सुविधा को विस्तार से प्रदान की है। अनेक काम को हैं। शिक्षा वाली बात करें तो पहले बोर्ड से किरण माहेश्वरी जी के बोर्ड से लगाकर वर्तमान तक 17-18 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए हैं। मैं सोचता हूँ राजस्थान के अंदर यह पहली नगर परिषद और ये निगम है जिसके अंदर अपने रूटीन कार्यों को छोड़कर शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ है, चिकित्सा के क्षेत्र में काम हुआ है, खेलकूद के क्षेत्र में काम हुआ है। और आप जो देख रहे हैं अपना ये जो हवाई सेवाओं के विस्तार वाली बात करें तो मैचिंग ग्रांट के रूप में 2 करोड़ रुपया नगर परिषद ने दिया और आज वो भूमि का अधिग्रहण हुआ है और वहाँ पर हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए एयरपोर्ट के लिए ज़मीन भी मिली है। इसी प्रकार शहर के विकास में जो काम हुए हैं, 56 करोड़ रुपए की योजना उसमें शहर के अंदर पानी के पाइपलाइन के लिए, देवास योजना जो आप देख रहे हैं, देवास योजना में भी माननीय कटेरा साहब ने जिस प्रकार से अपना योगदान दिया है, मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा वसुंधरा जी राजे जी का कि जिन्होंने देवास के लिए यहाँ पर भूमि पूजन भी किया और इस देवास को आपस में काम जो शुरू किया है। और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि हमारी गर्मियों में भी हमारी जो झीलें हैं, जो हमारे शहर की प्राणवायु हैं, आज वहाँ पर भी वर्ष पर्यंत ये झीलें बराबर भरी रहती हैं पानी से।
रोपवे वाली बात करें, दो रोपवे हैं, एक अरणी माता एक नीमच माता वाला, उसमें भी नगर विकास प्रन्यास द्वारा उसकी स्वीकृति लाए। साथ ही साथ साइंस पार्क यहाँ पर बन रहा है। शहर के सर्वांगीण विकास में जो बात चल रही है, आपने देखा होगा लेक सिटी मॉल है, और वहाँ पर लेक सिटी मॉल से कट्टानी जी का रिजॉर्ट है, उसके पीछे 80% मेरे समय में एक नई अपनी सड़क सुविधा के लिए हमने भूमि अधिग्रहित भी की। आप और आपके आपने काम देखा मत होगा, बताओ, नहीं आप आपके काम मत बताओ, भारतीय जनता पार्टी के काम भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के भारतीय एक जनता अध्यक्ष पार्टी होने के के काम नाते मुझे जो काम मिला वो मैं अपना काम नहीं है, आपने ये किया। भारतीय नहीं, क्योंकि आपको अरे भारतीय हमको, जनता पार्टी के अरे काम दिनेश जी बताओ। सुन लीजिए भारतीय जनता पार्टी ने किया आपके भारतीय अलावा भारतीय विधायक ने किया बोर्ड ने किया, वो बताओ। भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड, ये कमी खामी होती तो भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड की होती है, और इसलिए अवसर मिला है, ये जो सारा का सारा श्रेय जाता है भारतीय जनता पार्टी को जाता है। गुरुजी, एक सवाल आपसे है कि भाजपा ने विकास के बूते पे आज तक जीतती आई है, आपकी हार के कारण क्या थे? है जी, आपकी हार के कारण क्या थे? देखिए दो प्रश्न उन्होंने खड़े किए। एक तो एलिवेटेड रोड, जी जिस समय में निर्माण समिति का अध्यक्ष था यूआईटी में, ये प्रस्ताव हमने मेरे कार्यकाल में पास किया, शिव किशोर जी चेयरमैन थे। जी उस समय इनकी ही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अपने आप में नेता बनते हैं, उन लोगों ने रोड अटकाया। जी इनकी पार्टी चुप क्यों रही? इनका व्यापारिक संगठन गुलाब जी के प्रोटेक्शन चलने वाला चुप क्यों रहे? विधायक थे वो, यानी लटका दिया। और आज बात करते हैं ट्रैफिक की। ट्रैफिक का सत्यानाश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी दोषी है। मैं नहीं कहता कांग्रेस ने कोई विशेष उदयपुर के लिए किया हो, राजस्थान में सरकार होने के बाद में भी कांग्रेस सरकार ने अन्याय किया, कोई दो राय नहीं, पर 10 साल तक गुलाब जी गृह मंत्री थे, कैसे बच सकती है इनकी भारतीय जनता पार्टी? दूसरा कह रहे कि हमने ये किया, अरे भाई यूआईटी ने किया, पर आपके गृह मंत्री ने राज्य सरकार के फंड से कोई विशेष ला करके उदयपुर के लिए शांति धारीवाल कोटा में कर सकता है? इतना ही पावरफुल मंत्री नंबर 2 का उदयपुर के लिए गुलाब जी की क्या उपलब्धि? बर्ड पार्क बना दिया, ये कर दिया, ना हवाई अड्डा करे। यूआईटी ने किया, अधिकांश पैसा खर्च गुलाब जी ने गृह मंत्री के रूप में राज्य सरकार के कोष से कितना पैसा लगाया? कांग्रेस की सरकार ने अन्याय किया तो बीजेपी सरकार में गुलाब जी का मौन उदयपुर के विकास के लिए घातक सिद्ध हुआ। गुरुजी, मेरा सवाल ये था कि लगातार बीजेपी यहाँ से जीत रही है, 4 बार से विधायक है, 6 बार से बोर्ड है, आप जब चुनाव लड़े आपकी हार के कारण क्या थे? मेरी हार का कारण मैं बताऊं आपको जी बहुत कठोर है। जी मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में अब रविंद्र श्रीमाली के अध्यक्ष हटने के साथ में ही ब्राह्मण युग का अंत हो गया। जी उस समय ब्राह्मण एक नहीं था। मेरे को जिस प्रकार से प्रमोद सामर और उसकी टीम ने गुलाब जी के लोगों ने जैनवाद के आधार से निपटाया, तब मेरे को लगा कि उदयपुर के ब्राह्मण यदि एक नहीं हुए तो भारतीय जनता पार्टी में कभी ब्राह्मण मेरे बाद में आ नहीं सकता है, और वही सामने है आज। मैंने पहली बार ब्राह्मण एकता परिषद मैंने बनाई, भानु कुमार जी को मैंने बुलाया और 5 लोग बैठे थे। उस समय गुलाब जी ने भी विरोध किया, धर्मनारायण जी ने विरोध किया, जो ब्राह्मण नेता है दिनेश जी वो भी भग गए। कहने का अर्थ, मैंने कहा नहीं, ब्राह्मणों एक हो जाओ। राजनीति में जिस दिनेश भट्ट को मैंने अध्यक्ष इसलिए बनवाया गुलाब जी से समझौता करके कि मैंने रविंद्र श्रीमाली का विरोध इसलिए किया कि नगर निगम में मेरे को निपटाने के लिए गुलाब जी रविंद्र जी को लाए, कि एक ब्राह्मण को मारने के लिए दूसरा ब्राह्मण। तब मेरे को लगा कि गुलाब जी साजिश कर रहे हैं, तो मैंने गुलाब जी को निपटाने के लिए धीरे धीरे बनियों में एक प्रकार से कहीं न कहीं विद्वेष हो, एक प्रयास ये किया। पर मेरे को जिस ब्राह्मणवाद के आधार पर कि ये ब्राह्मण है, बनिए पैसा देते हैं, जैन बहुसंख्यक है, जैन लोग खतरे में हो जाएंगे, उदयपुर की जैन सिटी रहनी चाहिए। अरे इस गरीब ब्राह्मण का अभी टिकट तय हो गया। अमित शाह जी के यहाँ से फोन आ गया, भाई तैयारी करो। पर चूंकि पंडित है, गुलाब जी को लगा कि एक ब्राह्मण दूसरा आ जाएगा तो ऐसा मसला उसको कि आज कहते हुए कष्ट है। और इसलिए आज मैं कह रहा हूँ, ऐसा लगता है कि मेरे को जिस जैनवाद के आधार पर निपटाया, आज भारतीय जनता पार्टी का 30% ब्राह्मण मतदाता कहीं न कहीं कांग्रेस की ओर डाइवर्ट हो रहा है।
व्यक्तिगत तौर से मैं कांग्रेस से विचार का नहीं हूं, मैं आज भी भारतीय जनता पार्टी विचार का हूं। पर ब्राह्मणवाद को जिस प्रकार से क्रश करने का काम किया, राजपूतों को जिस प्रकार से निपटाने का काम गुलाब जी ने किया है, सिर्फ जातिवादी दृष्टिकोण। क्यों भाई, गुलाब जी के बाद ताराचंद जी क्यों, रविंद्र श्रीमल जी आ सकता है। ये खूब गुणगान कर रहे हैं, गुलाब जी इनको माफ करने वाले नहीं है, वो आदमी का उपयोग करते और मसल देते, मार डालते हैं। इसलिए रविंद्र जी के विचारों से कितना सहमत है आप? मेरी क्या हार से कहेंगे? प्रेरणा लेना। जी अब घर आप बैठोगे, उसके बाद में कोई ब्राह्मण बंदा न तो अध्यक्ष बन सकता है। दिनेश भट्ट को, जिसको मैंने अध्यक्ष बनाया, उसने मेरे को निपटाया। आज कहाँ दिनेश भट्ट, ढूंढना पड़ता है। इसलिए रविंद्र जी सावधान रहना, ज्यादा बीजेपी की चमचागिरी भी मत करना आप, क्योंकि आपके साथ में जो अन्याय इसके बाद देखना मेरे से भी खराब होगा, क्योंकि मैं तो संघर्षशील हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं। इसलिए गुलाब चंद जी क्या कोई चंद जी मेरे को निपटा नहीं सकते हैं। 98 से निपटाने का काम किया गुलाब जी ने, पर आज भी गुलाब जी के छाती पे मैं मूंग दल रहा हूं। जी क्या कहेंगे, कितना सहमत है आप? देखिए, आदरणीय गुरुजी ने अपने मन की बात कही है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक संस्कारित कार्यकर्ता हूँ। मैंने अपने जीवन में पार्षद से लगाकर, चाहे सभापति का पद हो, चाहे नगर विकास प्रन्यास के अध्यक्ष की बात हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष की बात हो, मैंने मेरे जीवन में कभी कोई पद नहीं मांगा। जो जिम्मेदारी मिली उस जिम्मेदारी को बहुत सहजता के साथ, ईश्वर की कृपा भी रही, सबका सहयोग भी रहा और निर्विवाद रूप से मेरे पर कोई दाग भी नहीं लगा। और मुझे जनता के आशीर्वाद से जो जो काम मिले मैंने उसको बहुत मजबूती के साथ किया। और सबसे जो बड़ी कमाई मेरी हुई है वह जनता का अरे आशीर्वाद और आपकी सहयोग। कमाई पर आपको फेल करने का षड्यंत्र देखिए, चल रहा है। एक अब- ब्राह्मण बन गए अध्यक्ष, इसको गंगा जी पहुंचाने का काम चला। जिस प्रकार से आज भी पर्दे के पीछे जो जैन हावी है, इस चुनाव में दुर्भाग्य है कि पुरानों को पूछा नहीं, कोई कार्यक्रम ऐसा हुआ नहीं जिसमें सब समाज को जोड़ सके। आज भी वही अतुल चंडालिया निश्चित रूप से काम कर रहा है। गुलाब जी का ब्याही है, अगला प्रोजेक्ट करने के लिए उसको एक्टिव किया गया है। किरण जैन उसके परिवार की है, वो काम कर रही है, निश्चित रूप से ईमानदार से काम कर रही है, पर भूल गई है कि इसी गुलाब चंद कटारा ने उसको टिकट का प्रलोभन दिया और आज टिकट से वंचित कर दिया है। बाकी जैनियों के अलावा कौन लग रहा है? यानी ब्राह्मणों को आज भी हाशिए पर डाला हुआ है। रविंद्र जी को इसलिए रखा है कि ये ब्राह्मण है, एक आदर्श है, सीधा आदमी है, काम करता है, अच्छी प्रतिष्ठा है, उसका दोहन करने के लिए है। आप निष्ठावान संघ के कार्यकर्ता हो तो संघ का ओटीसी ट्रेंड 2 सेकंड ईयर में भी हूँ और बीजेपी का 40 साल से कार्यकर्ता हूँ। आज जनता सेना भले ही मैं हूँ, पर आज बीजेपी का जो बुरा हो रहा है, जो हश्र हो रहा है, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। रविंद्र जी आप बोल नहीं सकते, पर मैं बोलने के लिए स्वतंत्र हूँ। आदरणीय राव साहब, जब मैं पहली बार पार्षद बना तो आदरणीय मांगीलाल जी जोशी साहब हमारे जिलाध्यक्ष थे। निश्चित रूप से इनके अंदर जो भावना है, इन्होंने अपनी बात कही है। मैं तो इसलिए कहूँ, मैं कर्म की प्रधानता भी रखता हूँ और मेरे मन में है कि जो कुछ मिला उसको सहजता से संभालो। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखो परदोषा। और एक अपन कहते हैं मैंने तो सब करते हैं, प्रयास सब करते हैं, नहीं मिला कोई बात नहीं। पार्टी ने जो कुछ दिया है और जनता ने आशीर्वाद दिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पूरी निष्ठा के साथ, संगठन के साथ खड़ा होकर, और प्रभु ने बहुत कुछ रच रखा है। अपन कहते हैं होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावो साका। इसलिए मेरा निवेदन है, गुरुजी की बात में भी दम है, मैं अपनी बात भी कहना चाहता हूँ। मैंने पार्टी लाइन के बिल्कुल पार्टी को अपनी माँ मानकर और जो आदर्श और सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी के उसको जीने का प्रयास कर रहा हूँ। गुरुजी की कौन सी बात में दम लगा आपको? देखो, गुरुजी की बात में दम यह है कि इन्होंने भी निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। जो कुछ कमी खामी इनके मन के अंदर अनुभव कर रहे हैं, इन्होंने अपनी बात को रखा है। इन्होंने जो बात कही है, मैंने भी अपनी बात को रखा है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन की बात को रखने का अधिकार है। अरे एक प्रश्न इनसे और कर लो जी करो करो। कि जिस प्रकार से नगर निगम का जनरल मेयर का मामला आया, मेरा वार्ड जनरल होते हुए भी गुलाब जी और दिनेश जी ने मेरा टिकट काटा, उसको ये ठीक मानते हैं क्या? जी क्या कहेंगे? एक बात का जवाब दे। यानी भारतीय जनता पार्टी में कितनी दुष्टता, कोई नेता थूक कर चाट जाए, ऐसा इनका नेता है, इसको ये ठीक मानते हैं क्या?
देखिए भाई साहब, उसमें जिलाध्यक्ष दिनेश जी पढ़ते, तो सारा का सारा कामकाज जिलाध्यक्ष और ऊपर के वाले जो लोग उनके मार्गदर्शन में हुआ। इस प्रकार की परिस्थितियां क्यों बनी, क्या कारण रहा है, इस बारे में दिनेश जी भट्टी अच्छी तरह से बता पाएंगे। दिनेश जी साहब 35-36 लोग दावेदार थे, आप भी उसमें से एक थे। अब एक को टिकट मिलेगा ये तय है, उसके बाद जो अंतर कलह वैसे सामने नहीं आया लेकिन अंदर खाने में चल रहा है, क्या कहेंगे आप? टिकट मिला और टिकट मांगने का अधिकार हर व्यक्ति को होता है। हर व्यक्ति ने टिकट मांगा अपने अपने हिसाब से। हाईकमान ने जो तय किया उसके बाद में सारे एकजुट होकर के उस कैंडिडेट को जिताने का प्रयास कर रहे हैं। मेन कारण ये होता है कि हाईकमान सर्वोच्च होता है। हाईकमान ने कुछ न कुछ सोच समझ कर ही गौरव वल्लभ जी को उदयपुर से टिकट दिया होगा। हमारा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी जो हाथ का निशान दे देती है उसके बाद में हम सब लोग एकजुट होकर के उसको जिताने का प्रयास करते हैं। उस व्यक्ति का विजन सोचो आप। जिस व्यक्ति पूर्व में जो एमएलए थे उनका विजन था नालियां, जालियां, शौचालय, गुलाबाग, और नया जो व्यक्ति आया है उसकी विजन देखो आप, जमीन आसमान का अंतर है। निश्चित रूप से ये चुनाव हम सब लोग एकजुट होकर के लड़ रहे हैं। प्रयास है, जनता हमारा समर्थन करेगी। हम जनता के पास जा रहे हैं, हमारी योजनाओं के आधार पर जा रहे हैं। अशोक गहलोत जी ने जो पिछले 5 साल में काम किए हैं उनके आधार पर जा रहे हैं और गौरव वल्लभ जी के लिए वोट मांग रहे हैं। जीते निश्चित रूप से ऐसे ऐसे उदयपुर में काम होंगे जो कभी कल्पना नहीं करी होगी। जिन लोगों ने नाली, जाली, सड़क इसमें अपना समय व्यतीत कर दिया, आज कोटा में देख लें आप, कोटा वर्ल्ड सिटी केलाने के आसपास आ गई है कि इतनी बड़ी और इतने बड़े काम हो चुके हैं। उदयपुर में तो गुलाब जी आपके जस्ट सामने, शायद वहाँ पे भी उद्घाटन करके गए बाथरूम का। गुलाबाग में 50 से ज़्यादा उनके पत्थर लग रहे हैं, 50 से ज़्यादा। आप दूतलई माणिकलाल वर्मा पार्क में चले जाओ तो ऐसी ऐसी जगह पत्थर लग रहे हैं जिसकी कोई हद ही नहीं। शायद उन्होंने पत्थर लगाने के अलावा कोई काम नहीं किया। आदरणीय रविंद्र जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि देवास योजना का वसुंधरा जी ने उद्घाटन किया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस काम में बहुत माहिर है। पत्थर लगाने का काम किया, 2 बार मुख्यमंत्री रही, कभी पैसा नहीं दिया। पैसा देने का जो काम किया वो अशोक जी गहलोत ने किया और उसके बाद में वो काम चालू हुआ, उसके कारण ये झीलें भरी हुई है। आप देखो, झीलों के संरक्षण के लिए 85 करोड़ रुपए केंद्र सरकार, जब कांग्रेस की सरकार थी, नमो नारायण जी मीणा के थ्रू आए थे और वो झीलों की साफ सफाई और उस काम के लिए लगे थे। भारतीय जनता पार्टी ने किया 3 लाख का टेंडर, बाथरूम करा दो, या जाली लगा दो, या नाली लगा दो। किस लेवल का काम, भ्रष्टाचार इन कामों में हुआ है जिसकी आप स्मार्ट सिटी देखो। उदयपुर शहर स्मार्ट सिटी लगता है, किस नजर से लगता है आपको? खाली पूरा उदयपुर खोद खोद के एक फीट गिट्टी भर दी, उससे स्मार्ट हो गया? स्मार्ट नहीं हुआ। उदयपुर शहर में आज राजस्थान में केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। आप मुझे बताओ ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट आया है जिस प्रोजेक्ट के माध्यम से ये बता सके कि ये काम हमने किया है? कौन सा? राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार 500 रुपए में सिलेंडर दे रही है, 1150 में ये लोग दे रहे हैं। शर्म नहीं आती इनको? कितनी महंगाई हो गई है। आज चिरंजीवी योजना 50 लाख रुपए तक नहीं, आपकी सरकार ने उदयपुर के लिए क्या किया ये बोलो आप तो। ये देखो, जनरल सरकार में होता है। आज ओपीएस स्कीम बंद कर दी। ने किया नहीं किया तो ठीक है, कांग्रेस ने उदयपुर के लिए कोई विशेष किया तो बताओ। आज जिंदगी भर कर्मचारी 30 साल काम करता है, 60 साल की उम्र के बाद में कमजोर होना चालू होता है, उसके बाद में उसकी पेंशन बंद हो जाए, इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। सरकार इनकी भी रही। मुझे यूँ बताओ, इंग्लिश मीडियम कितने स्कूल खोले इन्होंने? सरकार इनकी भी रही। बताओ 500 किस बच्चे को लैपटॉप दिया? क्यों नहीं खोले? क्योंकि इनकी सोच नहीं थी। इनकी सोच नाली, जाली और बाथरूम के उद्घाटन के अलावा उससे बाहर नहीं है। फिर भी ये लगातार जीतते आए हैं, तो आपके मतलब कांग्रेस की हार के कारण क्या रहे उदयपुर में? नहीं, कांग्रेस की हार के बहुत कारण है। ऐसा तो कोई ये नहीं कि एक कारण हो, कई कारण है। हमारा संगठन कमजोर रहता है,
ये निश्चित रूप से ये मानने की बात है, मानेंगे हम कि हमारा संगठन कमजोर रहता है। संगठन जब कमजोर होता है तो निश्चित रूप से जब चुनाव लड़ते हैं तो उस समय परेशानी आती है। ऐसा कोई दूसरा कारण नहीं है कि हम चुनाव हारे हैं, हमारे कैंडिडेट अच्छे होते हैं, जनता में पेट होती है उनकी, बावजूद उसके कि हम चुनाव जीत नहीं पाते हैं। फिर जातिवाद का एक इतना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है, जैसे गुरुजी ने कहा कि जिस जाति के ज्यादा वोट है वो निश्चित रूप से उसमें विजय की संभावना ज्यादा बनती है उसकी। और फिर जो कई बार दूसरी चीजें भी काम करती है, चुनाव में कह नहीं सकते हैं क्या क्या चीजें काम करती है, परंतु कई चीजें ऐसी होती है जो चुनाव को प्रभावित करती है, उनके आधार पे ये लोग चुनाव जीत जाते हैं। जी रविंद्र जी साहब क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मेरे भाई दिनेश जी ने जो आरोप लगाए हैं, सबसे पहला जो काम स्मार्ट सिटी और देश के अंदर 20 जो स्मार्ट सिटी के शहर चुने गए, सबसे कम आबादी वाला शहर, और इस शहर के अंदर बहुत कुछ काम स्मार्ट सिटी के अंदर 17 वार्डों के अंदर 1200 करोड़ रुपए का काम हुआ। और उसके अंदर हो सकता है कमी खामी हो सकती है। अभी सरकार के बैठाए लोग, अधिकारी लोग जिनके पास जाते हैं, पानी की कोई समस्या आती तो वो उस पर डालता है। अधिकारियों की मंशा नहीं है, सरकार किसकी है। साथ ही साथ भैया कह रहे हैं अभी कि सरकारी विद्यालय खोलें, स्कूल खोलें, तो स्कूल खोलें तो उसके अंदर भी आप विचार करिए टीचर कहाँ है, अध्यापक वहाँ पर नहीं है। आप ये कहें खाली नाली और उसका काम क्या है? शहर के सर्वांगीण विकास में चाहे रेलवे सुविधाओं के लिए पैसा देना हो। और अब आज एक मिनट और बताऊं। कारण क्या है कि आपका जो मेयर होता है वो उपाध्यक्ष होता है उसमें, और भ्रष्टाचार हो रहा है तो बीजेपी उससे बच नहीं सकती है। हो सकता है कि आपके विधायक की जैसे मॉनिटरिंग होनी चाहिए नहीं थी, पर आपका जो मेयर है वो इंजीनियर है, वो क्या कर रहा है? देखिए जहां कुछ कमी खामी है इस पे केस होना चाहिए, और जिन जिन अधिकारियों की लापरवाही है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचार की जांच भी चल रही है। सरकार गहलोत जी की है, क्यों नहीं उन्होंने ढंग से उसके ऊपर पैरवी कराकर ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को शिकंजों के पीछे डाला है। अब ये बात कर रहे हैं कि बातों की, आप विचार करिए नेशनल हाईवेज जहां पर 6 लेन से जोड़ने का काम किया है, नया अपना नेशनल हाईवे ईडर से आपने देखा नाई होते हुए अपना रामपुरा से होते हुए नया हाईवे। इसी प्रकार एक मिनट आप सुन लीजिए। अभी कहते हैं हमने क्या किया, पर्यटन को दुगना कर देंगे। आप विचार करिए, आप भी यहाँ के पले बड़े जाएं, जो रेलवे सुविधा की अगर विचार करें अपन, ब्रॉडगेज के लिए केवल और केवल भी कह रहे थे केवल पत्थर लगा दिए। अरे शिलान्यास के पत्थर तो आप देखो उसके अंदर, इस संभाग की जनता को पूछिए कि किसने पत्थर लगा और किसने काम किया। 2007, 8, 9 में प्रयास किया, लेकिन खाली 4-5 करोड़ रुपए देने से कोई काम नहीं होता है। और नरेंद्र मोदी जी का और रेल मंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने 2220 करोड़ रुपया इस ब्रॉडगेज के लिए दिया। और आज आप देखिए जो कनेक्टिविटी हुई है रेलवे की, दक्षिण राज्यों से भी हम जुड़े हैं, और अपना यहाँ तो निश्चित रूप से आज सारे के सारे इस संभाग के लोगों को सुविधा मिली है। किसके काल में हुआ? नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में। इन 9 वर्षों के अंदर 2220 करोड़ का एक सौगात हमको दी है। साथ ही साथ अभी भैया कह रहे थे कि देवास का शिलान्यास ने केवल कुछ पैसा अटका हुआ था, और कुछ पैसा जो बाकी तो वसुंधरा जी के कार्यकाल में इतने निर्माण का काम हुआ, उसका भुगतान हुआ है। लेकिन कुछ राशि की वजह से जो समस्या आ रही थी, माननीय कटारिया साहब ने शहर वासियों के साथ, यहाँ के प्रमुख लोगों को साथ में लेकर 1 लाख से भी अधिक लोगों के हस्ताक्षर कराकर, मैं स्वयं भी उस दल के साथ में जयपुर गया था और वो दस्तावेज उनको सौंपे। गहलोत जी ने सुना और उसके बाद में वासी चाहते तो पहले इश्यू कर देते। 3rd 4th की भी जिस प्रकार से बात की, तीसरी 3rd और ट्रांसफर नहीं कर सकते, 3rd और 4th मानती भी नहीं थी। 3rd और 4th देवास योजना वाली बात करें तो उसमें भी पुरजोर बात की है, और उसके अंदर जो प्रोजेक्ट बना है, डीपीआर बनी है। तो कुल मिलाकर शहर के सर्वांगीण विकास में जो योगदान है, आपने देखा है कि नया एकलव्य द्रोणाचार्य पार्क बना है रोपवे के नीचे। जहां जिस प्रकार की आवश्यकता थी हमने इस शहर के विकास में काम दिया है। आप जाके चित्रकूट नगर देखिए, आप ये कहते कुछ भी काम नहीं हुआ। एस्ट्रोटर्फ हॉकी के मैदान का निर्माण,
वहां पर डंपिंग यार्ड है, गृह डंपिंग मंत्री यार्ड को के यहाँ 1 पे लाख लोगों के साइन करा के ले जाके वसुंधरा जी को देना पड़ा, तब वो पैसा रिलीज हुआ। नहीं आप हालत देख लो, नहीं 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 नहीं, गलत गृह बोल रहे मंत्री हैं। जी की नहीं, देख लो, हालत देखो गृह मंत्री। राव साहब आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, अशोक ये जिस प्रकार से झूठ बोल रहे हैं, मैंने अभी आपके सामने कहा था, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। वसुंधरा जी का कार्यकाल 5 साल का पूरा हो गया और उसके पश्चात माननीय गहलोत साहब राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, तब यहां से एक जत्थे के साथ यहाँ के व्यापारी, यहाँ पे संभ्रांत लोग, यहाँ पर जनप्रतिनिधि सब उनके बंगले पे गए थे और वहां पर ये बात रखी। और उसके बाद वो भी जैसे कोई खैरात बांट रहे हो, ये बात जनता की आवाज ही, जनता ने काम किया। और स्मार्ट सिटी का जो दर्जा मिला है, स्मार्ट सिटी के दर्जा दिलाने में शहरवासियों का बहुत बड़ा योगदान है। और इसलिए निरंतर जो 6 बोर्ड बने, जिन्होंने शिक्षा, चिकित्सा, सामुदायिक केंद्र, नाली से लगाकर नई, मेरे समय में 56 करोड़ की जो हमारी पुरानी लाइन, पाइप की लाइन थी पानी की, उन सबको भी चेंज कराया। शिखर जी अग्रवाल यहाँ पर हमारे जिला कलेक्टर थे और आपने उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा जो हमारा जो हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल के अंदर भी 8 करोड़ रुपए की से अधिक लागत से हमने यहाँ पर उपकरण प्रदान किए रख रखाव के लिए। हमारे इस उदयपुर मेवाड़ जिले के जितने भी हमारे 8 विधानसभा के सभी विधायकों ने अपने विधायक मत से हॉस्पिटल के रख रखाव में और आधुनिक उपकरणों के लिए पैसा दिया है। ये कुछ बातें ऐसी, इसलिए मेरे यहाँ के प्रत्याशी जी कहते हैं कि 20 साल में कुछ नहीं हुआ। मैंने इसलिए आज मजबूरन आपके सामने ये बात रखी है, आपके चैनल से उदयपुर की जनता तक यह बात पहुंचे कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करने में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। हमने कुछ नए मार्ग भी बनाए यूआईटी के अंदर। आप देखें गौतम विलास में अपने पारस महल होटल है, यहाँ पर एक मंदिर बीच में आना था, इस रोड को चौड़ा किया। आर के सर्कल से आप देखिए जो अपना ऑर्बिट जो बिल्डिंग है न्यू भोपालपुरा वाला है, उस रोड को नया रोड बनाया, 80 फीट रोड नई रोड बनाई। शहर के अंदर ऐसे अनेक सड़कों का निर्माण किया। और आपने देखा होगा एग्रीकल्चर कॉलेज और नगर निगम के पीछे वाली जो सड़क जा रही है, जो कुछ कारण, कतिपय कारण से वह आगे नहीं निकल सकी है, लेकिन वैकल्पिक मार्गों का भी हमने निर्माण किया है। आप देखिए अपना जो ठोकर चौराया है, वहां पर भी 7 करोड़ रुपए की लागत से अंडरपास बनाया है, ताकि वहां पर जिस प्रकार की जाम की स्थिति बनती है। इसी प्रकार कुमारा के पट्टे पर केवल एक आरोपी था, हमने दूसरी आरोपी बनाकर शहरवासियों के लिए यातायात सुगम हो, इसके लिए बहुत से काम किए, लेकिन कतिपय कारणों से कमी रह गई है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं भाई साहब, आपने सबसे पहले कहा था ना, तो वास्तव में शहर की सबसे बड़ी जो समस्या ये सुगम यातायात हो है, और इसके लिए हमारे पास ब्लूप्रिंट बन गया है। हमने शहरवासियों से जो हमारे संकल्प पत्र में तैयार किया है, उनके सभी सुझावों को ध्यान में रखकर आगामी जिस हमारा ये चुनाव होगा और उसके अंदर ताराचंद जी निश्चित रूप से विजयी होंगे। और एक ब्लूप्रिंट बनाकर जो लोगों के सुझाव आए, हो सकता है सब में कोई आदमी होशियार नहीं होता है, लेकिन उदयपुर की जनता और जो जिसमें विषय विशेषज्ञ हैं, उनकी राय को लेकर उदयपुर को जो सपना जो हमारा है, इसको और अच्छा बनाएंगे। जी मैं आदरणीय रविंद्र जी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप यूं बताइए, जो कि पारस जी सिंघवी ने जो बात कही वो सही एक नहीं है ताराचंद जी के लिए, कि ताराचंद जी सनातनी नहीं है, वो रोए इसके लिए, वो कार्यकर्ता एक नहीं भारतीय जनता पार्टी का, वो रोया उसके दिल से, आदमी के खून पसीने की मेहनत की कमाई खर्च करके अगर कोई आदमी काम कर रहा है, और ऐसे गैर सनातनी आदमी को, जिसने कभी जगदीश मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ी, जिसने महाकाल नहीं देखा, जिसने अंबा माता नहीं देखा, ये तो सब छोड़ो, जो जैन समाज के मुनि महाराज के वहां पे भी नहीं जाता है और उन लोगों को नहीं मानता है, तो पारस जी सिंघवी ने क्या गलत बात उठाई थी? अगर उन्होंने सही बात उठाई थी तो आप लोगों ने उनका साथ क्यों नहीं दिया, यूं बताओ। देखिए सनातनी वाली बात है, सनातन की कई परिभाषाएं हैं, और जहां तक सनातनी वाली भारतीय बात है, जनता पार्टी जैसे इनको सूट भारतीय- करती है वैसे परिभाषा बना लेती है। भारतीय जनता पार्टी के इनको प्रत्येक कैसे कार्यकर्ता सूट को, होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को सनातनी होने का कहीं सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। हम जीवन के अंदर क्या करते हैं, हम रामचरितमानस भी पढ़ते हैं, हम गीता का अध्ययन भी करते हैं, हमारे वेद और पुराणों का अध्ययन भी करते हैं। और जैन धर्म के अनुसार जब उन्होंने भी ताराचंद जी में सनातनी के नाते उन्होंने अपने मंदिर के लिए स्फटिक की एक महावीर की मूर्ति भी बनाई, जीवदया का काम कर रहे हैं, गौ सेवा कर रहे हैं, क्या यह सनातनी धर्म नहीं है?
तो सनातनी पारस जी गलत और है। अनेक तो अनेक पारस जी ऐसे गलत है। मैं आपको कह रहा हूं, जब मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते ऐसे कई अवसर आए, कई मंदिरों में आयोजन हुए। अभी आपने देखा होगा हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ हुआ हो, चाहे अनेक ऐसे अवसर जहां पर प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर कई आयोजन होते हैं और उसके अंदर अपने जितने भी मंदिर होते हैं वहां पर भी इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। सब में ताराचंद जी की महती भूमिका थी, सबके उसके अंदर भी वो अपनी सहभागिता प्रदान करते थे। तो इसलिए ये विषय नहीं है। सनातनी कौन? जो अपने सनातन और संस्कृति को समझे और उसका धर्म का विकास- आचरण करे, विकास अनुसरण बात करे। केवल और केवल बात करना, ये जो बात मैं है, आपको बताऊं, मैं ये कहता हूं, भीलवाड़ा देखो, आप चित्तौड़ देखो, गृह मंत्री जी राजस्थान के नंबर 2 उदयपुर के आदरणीय गुलाब चंद कटारिया जी, भीलवाड़ा और चित्तौड़ से भी हालत उदयपुर की ज्यादा खराब है। ना तो कोई अंडरपास बना पाए, ना कोई ओवर ब्रिज बना पाए, ना एलिवेटेड रोड बना पाए। आज परिणाम ये हो रहा है, ये एक चौराहे से दूसरे चौराहे जाने में एक डेढ़ घंटा लग रहा है। रोज शाम को पर्यटक आता है, वो पर्यटक ये अप्रोच लेके जाता है कि आज के बाद मैं उदयपुर नहीं आऊंगा। नहीं हो, गुलाबाग के बाहर खड़े रह के पूछ लेना। हमारे को लोग कहते हैं, हम खड़े होते हैं, भाई साहब इधर से कहाँ से निकलेंगे, ये क्या हालत है। एक एक घंटे डेढ़ घंटे हम यहाँ हैं, पर्यटक आता है एंजॉय करने के लिए, वो थका हुआ होता है। अहमदाबाद और उदयपुर आने में जितना समय लगता है उतना तो वो 5 घंटे यहाँ जाम में फंस जाता है। तो कैसे उदयपुर स्मार्ट हुआ और कैसे यहाँ पर्यटक आप लोग बढ़ा पाओगे। आज गुलाब चंद जी कटारिया इस पद पे रहने के बावजूद ताराचंद जी के पक्ष में मीटिंग करते हैं, इससे बड़ी कोई शर्मनाक बात नहीं हो सकती। राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पे बैठ करके आप मीटिंग कर रहे हो, अरे मीटिंग जिलाध्यक्ष है, आपकी पूरी पार्टी है, वो कर लेगी, वो जीता देगी या हरा देगी, जो करना होगा करेगी, पर आप संवैधानिक पद पे हो। आपसे कैसी उदयपुर की जनता ये अपेक्षा करती है कि आप भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग लोगे। ये बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर उनको भारतीय जनता पार्टी की मीटिंगें लेनी है तो वहां से इस्तीफा देके आके मीटिंगें लेनी चाहिए, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं क्या है। कहेंगे दूसरी बात, माननीय, पहली बात तो जो भाई साहब ने कहा अभी कि अंडरपास और ब्रिज कितने बने हैं, आपने देखा यूआईटी द्वारा प्रतापनगर पर ओवर ब्रिज बना अरे है। यूआईटी एक में मिनट, आपने बनाए हैं। हाँ, मैंने बनाया। आपके समय पे बना है। हाँ, गुलाब आप चंद जी ने क्या किया, तो होता हमारे 20 साल वो सरकार गृह हमारी थी मंत्री ना। रहा हुआ है। अब जो आदमी ये दूसरी जो दो बात- बार गृह मंत्री पूरी राजस्थान सरकार में खुद के लिए तो अंजलि छोड़ के आ जाते थे, और उदयपुर की जनता के लिए तो अभी सरकार अंजलि छोड़ी उन्होंने। सरकार किसकी वसुंधरा जी थी? के सामने मैं तो जाके एक कोई भी प्रोजेक्ट हो, अगर वो कहते हैं, वसुंधरा जी नहीं देती उनको प्रोजेक्ट, मैं तो एक देती, परंतु इनकी कभी सोच ही नहीं थी, विजन नहीं था। मैं एक छोटा सा इसीलिए उदाहरण- छोटा सा भारतीय उदाहरण- राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक ऐसा विजन वाला आदमी भेजा है छोटा सा कि उदाहरण उदयपुर दे- शहर को हम स्मार्ट बनाएंगे। मैं छोटा सा उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूं। अभी गहलोत सरकार में बजट रखा था 50 करोड़ की सड़कें बनाएंगे, कितना काम हुआ? 2020-30 2021 और 22 में जो बजट दिया कितना खर्च हुआ? 22-23 में कितना खर्च हुआ? और आपने देखा होगा कि अभी हमारे एसपी के बंगले से लगाकर डीआईजी के बंगले से लगाकर रामपुरा तक एलिवेटेड रोड की बात कही, ने उसके हते न पते केवल डीपीआर बना दी और जो वास्तव में उसका कोई धरातल ही नहीं है। इसी प्रकार फतेहपुरा से अपना सुखाड़ा सकल है, यहां पर इसकी डीपीआर बने एलिवेटेड रोड की। क्या आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है, अभी तक वो क्यों नहीं हुए? आरोप लगाना बहुत सरल है, लेकिन आपने किया क्या? ये जो आप दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। ताराचंद जी जैन हमेशा रणनीतिकार रहे हैं, चुनाव लड़ाए हैं उन्होंने, अब रण में है। जो उनके समय के जो कार्यकर्ता थे, भले ही बैंक चुनाव की बात कर लो या किसी भी चुनाव को, वो अब सक्रिय हो गए, और जो 5 साल से सक्रिय थे वो अब सेकंड पंक्ति में आ गए। क्या कहेंगे आप? देखिए, ताराचंद जी का उस समय भी पुराने लोगों से सबका संपर्क था, और इस बार वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का इस बार बहुत, मैं सोचता हूँ, सौभाग्य है कि नए पुराने सभी लोग मिलकर एकजुट होकर और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? कोई सेकंड लाइन में नहीं है, कोई फर्स्ट लाइन में नहीं है, एक मुखी होकर एक ये बात सभी लोग काम कर ये रहे कह हैं। नहीं पा रहे हैं, गुलाब जी के विरोधी जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे थे, प्रमोद सामंत को लड़के को हराने में जिन लोगों की भूमिका थी और ताराचंद जी उनके साथ में सहयोग कर रहे थे, ऐसे गुलाब जी के सारे विरोधी ताराचंद जी के साथ में लग गए हैं, ये ठीक कह रहे हैं।
ये क्या दबा के कह रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छा कलाकार है ना, ये अच्छा सेल्समैन है, यानी वो घटिया माल को भी अच्छा करके बेचते हैं। वास्तव में ताराचंद जी के साथ में जो लोग लगे हुए हैं, गुलाब जी ने जिनको क्रश किया, ताराचंद जी ने उनको प्रोटेक्ट किया, वो लोग आज लग गए हैं। यानी कुल मिलाकर के जिनकी अब तक एक धाक थी पार्टी में और रविंद्र जी के साथ में वो लग के काम कर रहे थे, उसको टीम को निपटाने के लिए सेकंड लाइन आ गई है। आप ठीक कह रहे हैं जी। आप भी जनता सेना से हैं, बैंक चुनाव भी जब था तब आप भारतीय जनता पार्टी में ही थे, तब का रिश्ता अभी तक ताराचंद जी से निभा रहे हैं आप? देखिए, ताराचंद जी ने बैंक चुनाव में बेईमानी की जी। मैंने ताराचंद जी और धर्मनारायण जी ने मेरे साथ बैठ के गुप्त समझौता किया। ताराचंद जी घर पर बैठक हुई, यह तय हुआ कि गुलाब जी को कमजोर करना है तो बैंक चुनाव में किरण जैन को हराना जरूरी है। इन्होंने मेरे को तैयार किया और दोनों लोग अपना स्वार्थ देके खिसक गए। शायद ताराचंद जी उस समय धोखा नहीं करते तो आज ताराचंद जी के साथ में जनता सेना का मोह भी कम करके उनके साथ में खुला निकलता। दगेबाजी ताराचंद जी ने मेरे साथ में गुलाब जी से मिलकर 2 बार की है। गुलाब जी ने मेरे से समझौता किया कि आपको डिप्टी चेयरमैन बनाएंगे, आपका टिकट तय है, किरण जैन को मेयर बनाएंगे। किरण जैन को और डॉक्टर पितलिया को भेजा, पर बाद में ताराचंद ने यहाँ पर मेरा टिकट काट दिया। अपने स्तर पर या तो गुलाब जी ने थूक के चाटा या ताराचंद जी बेईमानी में शामिल थे, यानी दोनों ने बेईमानी की। फिर बैंक चुनाव में धर्मनारायण जी और ताराचंद जी ने की, पर मैंने कहा आज की तारीख में जो जनता सेना में शेखावत मंच में और बैंक चुनाव मेरे साथ में थे, मैंने कहा कि क्योंकि अपना गुलाब जी से विरोध था और गुलाब जी की ताकत कमजोर करनी है तो अपने घुस जाओ पार्टी में। जैसे महेंद्र सिंह जी और बाकी लोग घुसे, हमारे बैंक चुनाव के साथी भी घुसे, शेखावत मंच के लोग भी घुसे हैं। मैंने कहा मैं चूंकि एक पार्टी का एक ऐसा कार्यकर्ता हूं कि खुल करके उनके साथ में नहीं आ सकता हूं। बाकी मेरे साथ ताराचंद जी आए टिकट मिलने के सेकंड ही कि आप सहयोग करो, तो मैंने कहा देखो सहयोग तो मैं इसलिए खुल करके नहीं कर सकता हूं, पर मेरे सब लोग आपको सहयोग करेंगे। पर हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो जनता सेना के, क्योंकि रणधीर सिंह जी का भी सॉफ्ट कॉर्नर ताराचंद जी के साथ में, संकट काल में गुलाब जी से भी हट करके रणधीर सिंह जी को ताराचंद जी ने सहयोग किया। फिर जैन समाज के कुछ लोगों का आग्रह था भिंडर और वल्लभ नगर के कि भाई देखो गुलाब जी की आपकी दुश्मनी थी, हम जैन समाज के लोग बिल्कुल गुलाब जी का टेलीफोन भी आएगा तो भी हम रणधीर सिंह जी को सहयोग करेंगे, आप वहाँ पर कैंडिडेट खड़ा मत करो। तो हमने कैंडिडेट खड़ा नहीं करने का निर्णय किया। पर हमारा आशु अग्रवाल जो उग्रवादी लोग हैं, उन्होंने कहा यार स्वाभिमान को ठेस पहुंचा करके हम ताराचंद जैन का काम नहीं कर सकते। उन्होंने खड़ा कर दिया, चुनाव लड़ रहे वो, पर हम दिखते हुए लोग उनका समर्थन है। आपके फोटो लगा के वो जो पर्चियां बांट रहे हैं वो तो आपको तो आपका देखिए समर्थन नहीं जो किया? तो वो हमारे बच्चे हैं जी। पर पार्टी ने उनको इस प्रकार से कह दिया है कि हमारे फोटो का आप उपयोग नहीं करोगे। जो पहले उन्होंने फोटो छाप दिया वो उपयोग कर रहे हैं, कोई दो राय नहीं, पर उसके बाद में हमारा पोस्टर में या कहीं फोटो उन्होंने डाला हो ऐसा कुछ नहीं है। और जनता सेना का भी नाम नहीं लोगों, उन्होंने जनता सेना मेवाड़ करके चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी वो बांसुरी अलग बजा रहे हैं। आपका समर्थन भाजपा को तो नहीं है लेकिन ताराचंद जी जैन को है। देखिए कि ताराचंद जी जैन और भाजपा से मेरा विरोध नहीं है, मेरा विरोध था गुलाब जी से। मैं आज भी कह रहा हूँ, मेरे वार्ड के जिस वार्ड में गुलाब जी ने बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा कर दिया, मैंने उसको जनता सेना का कैंडिडेट खड़ा करके निपटा दिया। दूसरे वार्ड में मेरे कैंडिडेट ने लगभग 800 वोट हासिल किए, उन सब कार्यकर्ताओं को मैं खुला कह दिया। इसके अलावा हमने 9 वार्डों में ऐसे लोगों को सहयोग किया जो इनको बीजेपी को हरा सके। उसमें हमने कुछ जगह ऐसे लोगों को भी सहयोग किया जो हमारे सिद्धांत के खिलाफ है। पर गुलाब जी को कमजोर करना था कि इनका बोर्ड नहीं बने। वो तो कांग्रेस के लोग क्या है कि कहीं न कहीं मन में कमजोरी थी, बाद में कहा करे यार भाई साहब के साथ गलती हो गई, बाकी हम आपको सहयोग करते। मैंने कहा सहयोग करते तो मैं बीजेपी का बोर्ड मरे नहीं बनने देता। पर इस बार मेरी चुप्पी ही ताराचंद जी को मदद है। पर भारतीय जनता पार्टी में आज भी जिस प्रकार से उनका हस्तक्षेप है गवर्नर होने के नाते, पर इन लोगों के विरोध के कारण उनका कार्यालय छूट गया है।
बाकी वो पट्टा आज भी चाहे तो भाषण देने के लिए आ जाए पब्लिक के अंदर का भाई बीजेपी को वोट दो, कांग्रेस, ये चुनाव गौरव वल्लभ और गुलाब चंद कटारिया के बीच में है आज ये। तो मेरा ये कहना है ऐसा गवर्नर होने के नाते उनको गरिमा के खिलाफ नहीं करना चाहिए। चुनाव है, लोकतंत्र है। पहली बार एक कांग्रेस का कैंडिडेट ये बात तय है कि बीजेपी के सामने एक चुनौती बनकर खड़ा हुआ है। उदयपुर में भाई दिनेश जी हारे, कांग्रेस के फूट के कारण से हारे, जनता का समर्थन था, पर एक गुट के लोगों ने, मेरे को मालूम है, मैंने इनकी आपस में चर्चा भी देखी थी, हरा दिया। गिरजा व्यास हारे तो दूसरे गुट के कारण से हारे, ये गुट में कांग्रेस गुट गई। यानी अब पहली बार लग रहा है कि कहीं न कहीं गौरव वल्लभ के साथ में दोनों गुट के लोग, हालांकि वार्डों में इनका काम नहीं है, मैं आज भी कह रहा हूं ये कांग्रेस ये भ्रम में जी रहे हैं अभी भी का कांग्रेस, अरे भैया तुम्हारे लोग आज भी वार्डों में लगे हुए नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नीचे बहुत मजबूत काम है। इनके नेता बेईमानी कर रहे हैं, आज भी ये भ्रम में जी रहे हैं। इनके जो बड़े नेता है ना, जो टिकट के दावेदार थे, गुलाब जी ने सबको धमका धमका के बाहर तो निकाल दिया है। नीचे का कार्यकर्ता काम कर रहा है। इनकी टीम में मैं आज भी कह रहा हूँ कि किरण जैन और मेरा एक गौर विरोधी कहा जाता है, जिसने मेरे को गुलाब चंद कटारिया के खिलाफ हम लोग थे तो कहा कह दो इन गद्दारों से, जीतेंगे हजारों से। वो अतुल चंडाला फिर भी काम कर रहा है, पर इनको मैं सावधान करता हूँ कि अगले दावेदार का प्रोजेक्ट कर रहे हैं गुलाब जी अपने डीआईजी को, ये सावधान हो जाए। इसलिए आराम से अपने नटराज चलाए और ब्राह्मणों का अंत देखे और हंसते रहे बस। धन्यवाद। गुरुजी, जैन समूह सबसे ज्यादा है यहाँ पे, फिर ब्राह्मण है यहाँ पर, तो क्या मानते हैं? मतलब देखिए एक बात माननी पड़ेगी, जैनियों पर जो प्रभाव गुलाब जी का था ऐसा आज की तारीख में कोई नेता नहीं है। मैं गुलाब जी का विरोधी हूँ, पर एक बात मैं कह दूं कि उदयपुर में जिस प्रकार से जैनियों का ध्रुवीकरण गुलाब जी ने किया, कोई माई का लाल नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर दिगंबर और श्वेतांबर का विवाद है। श्वेतांबर जैनियों में एक प्रकार से आक्रोश है कि गुलाब जी ने किसी एक भी ऐसे श्वेतांबर को तैयार नहीं किया जो बाद में नेतृत्व कर सके, दिगंबर को लाए हैं। तो गुलाब जी का प्रभाव इस पर कमजोर है। यानी श्वेतांबर ताराचंद जी को जिताने के लिए उतना नहीं लगेंगे जितना गुलाब जी के लिए। उस समय शुभ केसर में इन्होंने कहा कि इस्लाम खतरे में है, जैनियों एक हो जाओ, दलपत सुराना जैन नहीं है, गुलाब जी एकमात्र जैनियों के नेता है। वो आज कोई नहीं है, न इनमें कोई ऐसा ब्राह्मणों का नेता है, क्योंकि इनको दबाव में रखा गया। ये अच्छे नेता है, इनकी प्रतिष्ठा है, पर जैनियों ने इनको फेल किया। ताराचंद जैन, प्रमोद सामर, पारस सिंह भी ऐसे लगा दिए कि ये उभर नहीं पाए, और उनकी और गुलाब जी को और विश्वस्त किरण जैन, यानी जो लोग लगे रहे इनके पीछे कि इनको कमजोर किए करो, तो इस कारण से आज बाकी ये ब्राह्मणों में अच्छा काम कर पाते। इनका बीजेपी का ब्राह्मण आज कांग्रेस की ओर जा रहा है। बाकी कोई ओबीसी का नेता मनोहर चौधरी थोड़ा सा चिल्लाया और काम करा, चुपचाप काम कर रहा है, यानी कोई नेता नहीं है, छुट भी ये बोलते हैं। पर आज बीजेपी फिर भी नीचे के कार्यकर्ताओं के कारण मजबूत लग रही है, पर कांग्रेस की चुनौती भी कम नहीं है। गौरव वल्लभ एज ए कैंडिडेट बड़ा भारी पड़ रहा है, इतना मैं कह सकता हूँ। जी दिनेश जी, कई समाज संगठनों संस्थाओं को जमीनें दी गई जो काफी लंबे समय से नहीं दी गई, और फिर अब किस तरह से जैसे आप प्रचार करने जा रहे हैं, तो आम जो मतदाता है उसकी क्या मांग है? निश्चित रूप से राजस्थान में पिछले 5 साल में अशोक जी गहलोत सरकार ने जो काम किए हैं उसके आधार पे हमारे को जन समर्थन मिल रहा है। हर जगह जा रहे हैं, जनता की एक ही आवाज़ है कि अशोक गहलोत वापस आना चाहिए, कांग्रेस की सरकार वापस आना चाहिए और उदयपुर में गौरव वल्लभ जीतना चाहिए। देखो पिछले 5 साल, उससे पहले भाजपा की सरकार थी, भाजपा की सरकार ने क्या काम किया? पहली बार राजस्थान में सरकार ने इतना अच्छा काम किया है कि रिपीट होने जा रही है। और अशोक जी गहलोत ने कहा 156 सीटें प्लस कर रहे हैं हम। निश्चित रूप से आम आदमी की विचारधारा
अब कोई, मुझे नहीं लगता उदयपुर शहर में कि जाति के हिसाब से वोट मिलेंगे या धर्म के हिसाब से वोट मिलेंगे। अब वोट मिलेंगे काम के आधार पे। तो काम किसने किया है, पहले भाजपा की सरकार देखी, अब कांग्रेस की सरकार देखी, तो जनता तोल रही है कि किसने काम किया। वास्तव में अगर ईमानदारी से किसी आदमी ने काम किया तो वो अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार ने काम किया है। और कांग्रेस सरकार ने काम किया है तो जनता चाहती है कि वापिस कांग्रेस सरकार ही आवे और उदयपुर का जो 20 साल का सूखा है वो समाप्त करके हम हमारे ऐसे जनप्रतिनिधि को चुने जो वास्तव में विजन वाला हो, विकास करने वाला हो, न जात पे न पात पे। इस बार वोट पड़ेगा हाथ में। समय की सीमा, आप सभी व्यस्त एक जी, मिनट मैं आप तक आऊंगा। मतदाताओं से क्या कहना चाहते हैं आप? मतदाताओं से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें, क्योंकि सर्वाधिक हमारे नौजवान हैं, उनके साथ पेपर लीक के माध्यम से जो कुठाराघात हुआ, उनके सपनों को चूर चूर कर दिया गया। और कहीं न कहीं कांग्रेस सरकार में बैठे हुए लोग इस पेपर लीक से जुड़े हुए हैं। आने वाला समय उसमें बताएगा। और मैं आज आपको फिर ये कह रहा हूँ, उदयपुर शहर की विधानसभा सीट से ताराचंद जी अच्छे मतों से जीतेंगे। 3 तारीख को आप इंतजार करना। गहलोत सरकार जी ने मान लो अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का जिस प्रकार से उन्होंने तांडव मचा दिया, उनके मंत्रियों ने तांडव मचा दिया, खनन माफिया हो गए, हर क्षेत्र महिलाओं पर जो अत्याचार हुआ है, इसलिए कहीं न कहीं महिलाएं सोच रही हैं, विद्यार्थी सोच रहे हैं कि हमारे भविष्य को बर्बाद करने वाले लोग अब 4.5 साल बाद रेवड़ियां बांटकर फिर से सत्ता में आना चाहते हैं। ये संभव नहीं है। राजस्थान की जनता ने अपना मानस बना लिया है। इस सरकार की विदाई तय है और आप 3 तारीख का परिणाम देखना। आज मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन आपसे निवेदन कर रहा हूं 3 तारीख का परिणाम देखना। और उसमें भी उदयपुर शहर, उदयपुर ग्रामीण से दोनों प्रत्याशी हमारे जीतेंगे, मैं आपको कह सकता हूं। जी गुरुजी, आप कुछ कहना भी चाहते थे और मतदाताओं से क्या कहना चाहते हैं ये बताइए। नहीं, वैसे तो देखो कि कांग्रेस सरकार ने काम किए होंगे भले ही, पर मैं जो कहना चाह रहा था इनको बीच में रोक करके कि कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं का अपमान किया है। 5 साल में कहीं इनका अध्यक्ष का पता नहीं, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष का पता नहीं, किसी बोर्ड निगम में ट्रस्ट का कहीं पता नहीं। यानी इनके स्वाभिमानी कार्यकर्ता, इस बार तो लग रहा है कि कार्यकर्ताओं के मन में कसक है कांग्रेस के लोगों की कि भाई कहीं न कहीं अशोक गहलोत सरकार ने पब्लिक के काम किए होंगे, पर जिस पार्टी के लिए हम खपते हैं उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ता का सम्मान नहीं बढ़ाया। तो कांग्रेस में इस बात की निराशा जरूर है। रहा सवाल ये जो कह रहे हैं कि सरकार की विफलता के कारण लाभ मिलेगा, बाकी आपके कर्मों के कारण से कोई विशेष फायदा आपको होने वाला नहीं है। ये इनको भी मैं कहना चाहता हूँ, इनको तो मैंने कह दिया, पर ये भी आप भी भ्रम मत पालो। पेपर लीक हुए नहीं, रोज गाते हो कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया। अरे भाई, आप लोगों ने एज ए विपक्ष क्या किया? 5 साल तक खुराटे लेते रहे, नेता प्रतिपक्ष की गाड़ियों में घूमते रहे, मजे लेते रहे। कहाँ आपकी अपनी भूमिका प्रभावी रही है? इनकी नहीं रही। नगर निगम में निकम्मे रहे ये लोग, कांग्रेस के लोग, तो सरकार में आप ही तो निकम्मे रहे ना। तो कुल मिलाकर के प्रशासनिक अधिकारियों के भरोसे कांग्रेस की सरकार चली। कार्यकर्ता की उपेक्षा बीजेपी भी करती है और कांग्रेस। बीजेपी के राज आता है तो गुलाब चंद कटारिया मजा लेता है, और कांग्रेस का राज आता है तो कोई जड़ी दोरी भी नहीं लेता है। बस इतना सा अंतर है। क्या कहना चाहते हैं मतदाताओं से दिनेश जी? मतदाताओं से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने 7 गारंटी स्कीम दी है कि आने वाले चुनाव जब सरकार बन जाएगी तो उसके बाद में जो 7 गारंटियाँ दी है, जिसमें सबसे पहले हर परिवार की महिला को 10,000 रुपये पर ईयर मिलेंगे। दूसरा लैपटॉप वाला दिया है। तीसरा अंग्रेजी माध्यम की से शिक्षा दी है। चौथा, आप सरकारी कॉलेज के विद्यार्थियों को हर को लैपटॉप मिलेगा। प्राकृतिक आपदा में किसी की मृत्यु हो जाए तो 15 लाख रुपए मिलेगा। ओपीएस स्कीम के लिए कानून लाएंगे, ये शायद पूरे देश में पहला होगा कि ओपीएस के लिए कानून लाएंगे। हर विद्यार्थी को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा दी जाएगी और 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। इन 7 स्कीमों को देख के आप लोग वोट करें। निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार आएगी और ये 7 ही गारंटियां लागू होगी और आप लोगों के काम होंगे। अब धर्म, जाति, संप्रदाय इसमें बट के वोट देने का समय नहीं है। अब विकास को, विस्तार को और महंगाई को कंट्रोल करने वाला नेता चाहिए और राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है।
जनता निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को वोट देगी। अगर किसी प्रकार की कोई कमी पेशी रह जाएगी, आज जैसे अखबार में भी था, तो ये आने के बाद में इन सब स्कीमों को समाप्त कर देंगे, ये भी साथ में गारंटी है। इसलिए जनता से हाथ जोड़ के निवेदन है, इन गारंटियों के आधार पे और पिछले 5 साल के काम के आधार पे आप कांग्रेस को चुने, गौरव वल्लभ को जीता है, अशोक गहलोत को जीता है और सभी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को जीता है। उदयपुर शहर की राजनीति की तीनों बड़ी हस्तियों से हमने आपको रूबरू करवाया और हुआ है। सारे ही सवाल उनसे किए। 25 नवंबर मतदान जरूर करना है। शहर में 10 प्रत्याशी और 11वां नोटा भी है, किसे भी चुने, लेकिन मतदान जरूर करें, अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी ले जाएं। ये दिन छुट्टी का नहीं बनाए, वरना 5 साल तक आप उसे ही कोसते रहोगे बिना वोट दिए, क्या सरकार ऐसी है। लेकिन वोट दोगे तो आपको भी खुशी होगी। नमस्कार।